कोई व्यक्ति एक अच्छा संगीतकार हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, इंजीनियर और गणितज्ञ हो सकता है, पर एक ही व्यक्ति उत्कृष्ट संगीतकार, चित्रकार, अच्छा वैज्ञानिक, श्रेष्ठ इंजीनियर, कुशल गणितज्ञ, अद्भुत चिंतक, गजब का वास्तुविद, योजनाकार, वाद्य यंत्र डिजाइनर आदि इतना प्रतिभाशाली और बहुकारित्र कैसे हो सकता है? विश्वास करना कठिन है, लेकिन आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि ऐसा ही एक अद्भुत व्यक्ति था जो लियोनार्डो दा विंची के नाम से विश्वव्यापी तौर पर विख्यात है। तो नमस्कार है दोस्तों, एक नए ऑडियो बुक के सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आज हम एक ऐसे महान और बहुप्रतिभाशाली शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बहुकारित्र स्वभाव से सभी को हैरत अंगेज कर दिया, और इसकी रचना विनोद कुमार मिश्र द्वारा की गई है। आजीवन गरीबी और बदहाली झेलने वाले लियोनार्डो की एक कूटबद्ध नोटबुक कोडेक्स लिसेक्टर हाल ही में 3 करोड़ में बिकी, जो कि विश्व के सबसे नामी उद्योगपति और धनी व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स द्वारा खरीदी गई। ऐसा करके बिल गेट्स ने अपने बचपन के आदर्श के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्तुत ऑडियो बुक लियोनार्डो दा विंची में सभी श्रोता इस अद्भुत चरित्र के बारे में जान पाएंगे, साथ ही ज्ञान के अथाह सागर में जी भरकर उसका आचमन भी कर पाएंगे। लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली में हुआ था, जो कि दिमाग के मामले में किसी आम इंसान से काफी अलग थे। उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक रखता है, तो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसी के साथ कॉन्टैक्ट लेंस का सुझाव सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची ने 1508 में दिया था। कैंची का भी आविष्कार करने वाले लियोनार्डो दा विंची ही थे। वो बाजार से पिंजरे वाले जानवरों को खरीदते थे ताकि उन्हें आजाद कर सके। लियोनार्डो बहुत कट्टर शाकाहारी थे। वो जानवरों से बहुत प्यार करते थे। लियोनार्डो बहुत आसानी से शब्दों को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसे हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक वैसे ही। ऐसा वो तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। लियोनार्डो के व्यक्तित्व में आगे और बहुत कुछ है। जानने के लिए आप सभी बस ये ऑडियो बुक को सुनते रहिए। भाग 1, रेनेसां अर्थात पुनर्जागरण। फ्रेंच भाषा में रेनेसां का अर्थ है पुनर्जन्म। आमतौर पर इसे पुनर्जागरण कहा जाता है। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो पूरे यूरोप में फैला, पर प्रारंभ में इसका केंद्र इटली रहा, वो भी इसका एक छोटा सा शहर फ्लोरेंस। यह आंदोलन मध्य युग की समाप्ति पर प्रारंभ हुआ और 14वीं से 17वीं सदी तक छाया रहा। इसका दायरा बहुमुखी था। इसके अंतर्गत साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, धर्म व जीवन के सभी महत्वपूर्ण पक्ष आए। इसमें अनेक प्रकार के बदलाव आए, जैसे अध्ययन में मानवीय पहलू छाए रहे, वास्तविकता की लगातार खोज होती रही, कला के जरिए मानवीय भावनाओं को बखूबी उभारा गया। वास्तव में 500 ईस्वी के आसपास रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। इसके बाद जंगली जातियों का कब्जा पूरे यूरोप पर बढ़ता चला गया। ये लोग हिंसक व उजड्ड थे और किसी भी अच्छे विषय पर एक मत नहीं होते थे। इस दौरान यूरोप में गरीबी छाई रही, बात बात पर युद्ध व हिंसा होती रही, अकाल पड़ता रहा, मानवीय भावनाओं का लगातार पतन होता रहा। इस युग को मध्य युग या अंधकार युग कहा जाता है। जब इस युग में थोड़ी स्थिरता आई तो थोड़े बहुत गिरजाघर बने जिनमें स्थापत्य कला दिखाई पड़ी। लोगों में लिखने पढ़ने की भावना आई, विद्यालय की कल्पना जागने लगी, पर ज्यादातर लोग धर्म की परंपरागत बंधनों से बंधे रहना ही पसंद करते थे। 14वीं सदी के प्रारंभ में इटली, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देश अति समृद्ध हो गए थे और वहां पर शांति की स्थापना हो गई। इसके साथ नए सिरे से खोज व सृजनशीलता का नया अध्याय आरंभ हुआ। अब शिक्षित, ज्ञानी और संवेदनशील लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अब वो हर चीज का कारण जानने के लिए बेताब होने लगे। वे इसके लिए कल तक रुकने को तैयार नहीं थे। इसी तरह घटनाक्रम आगे बढ़ा। प्राचीन यूरोप में रची गई पांडुलिपियां, जिनमें तमाम ज्ञान भंडार समाया हुआ था, एक समय के बाद खो गई थी और यूरोप के लोग उन्हें लगभग भूल ही गए थे। ये पांडुलिपियां कुछ तो मठों के पुस्तकालय में रखी थीं और कुछ इस्लामिक देशों में पहुंच गई थीं। जब यूरोपीय शासक एक बार सशक्त हुए तो उन्होंने इस्लामिक देशों पर भी आक्रमण किया और जीत की लूट में ये पुरानी पुस्तकें, पांडुलिपियां आदि उनके हाथ लगी। अनेक लोगों का मानना है कि प्राचीन दार्शनिकों की लगभग 4 लाख पुस्तकें विविध स्थानों पर विविध तरीके से बरामद हुई। इसके साथ ही यूरोप वासियों के ज्ञान की भूख इस कदर बढ़ने लगी कि इस्लामिक विद्वानों द्वारा किए गए कामों को भी यूरोप में मंगाया और पढ़ा जाने लगा। प्राचीन यूनानी और अरबी ज्ञान को एक जगह मिलाया गया। बिजांटाइन साम्राज्य का पतन हुआ और यूनानी विद्वान पश्चिम की ओर गए। ये विद्वान अपने साथ प्राचीन यूनानी सभ्यता का सारा ज्ञान अपने यहाँ ले आए। इटली की राजनीतिक व्यवस्था। मध्य युग के उत्तरार्ध में इटली की राजनीतिक व्यवस्था भी अनोखी थी। आधुनिक इटली छोटी छोटी रियासतों में बटी हुई थी। ये रियासतें छोटे शहरों के आकार की थीं।
कुछ पर राजयंत्र का कब्जा था तो कुछ में गणतंत्र भी था। 15वीं सदी में पूरे यूरोप में इटली सबसे अधिक शहरी माना जाता था। इनमें से अनेक शहर प्राचीन रोमन साम्राज्य के अवशेषों पर विकसित हुए थे और उनका प्राचीन रोमन साम्राज्य से भावनात्मक जुड़ाव था। उनमें से फ्लोरेंस व वेनिस गणतंत्र थे। हालांकि गणतांत्रिक व्यवस्था आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि उससे सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था और मत प्रणाली भी उतनी स्पष्ट नहीं थी। पर फिर भी जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिली थी वो शैक्षिक व कलात्मक विकास के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा वेनिस जैसे शहर बहुत बड़े व्यावसायिक केंद्र बन चुके थे। वे बौद्धिक चौराहों का भी काम कर रहे थे, जहां दूर दूर से आने वाले व्यापारी अपने साथ तरह तरह के विचार भी लाते थे। फ्लोरेंस रेशमी वस्त्रों व जेवरात का केंद्र बन चुका था, जबकि वेनिस पूर्व से आने वाले व्यापारियों का प्रवेश द्वार व शीशे का उत्पादन केंद्र बन गया था। कैसे हुआ ये सब? इसकी कहानी भी बड़ी विचित्र है। 14वीं सदी से पूर्व यूरोप के लोग गंदगी भरे वातावरण में रहते थे। फ्लोरेंस भी कुछ ऐसा ही था और ये खतरनाक बीमारियों का केंद्र भी था। 14वीं सदी में फ्लोरेंस में प्लेग का प्रकोप फूटा और ये पूरे यूरोप में फैल गया। पूरी इटली बुरी तरह प्लेग की चपेट में आ गया। मौत लोगों के सामने तांडव करने लगी। अब चिंतक अध्यात्म और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के बारे में अधिक सोचने लगे। अब जीवन के हर कार्य का उद्देश्य वर्तमान का सुधार हो गया। विज्ञान हो या कला, सब इसी दिशा में प्रयासरत हो गए। फ्लोरेंस में ही क्यों? फ्लोरेंस में उस समय मेडिची परिवार का दबदबा था। यह परिवार कला का पुजारी था और इसके एक सदस्य लॉरेंस डी मेडिची ने अपने काल में लियोनार्डो दा विंची, सांड्रो बेटिसेली तथा माइकल एंजेलो बोनारोटी को कमीशन काम के रूप में बड़ी राशियां प्रदान की। यही कारण है कि लियोनार्डो के जन्म से पूर्व ही फ्लोरेंस शहर एक संपन्न व समृद्ध शहर बन चुका था। यहाँ पर तरह तरह की गतिविधियां चलती रहती थीं, जिनसे लोगों में उत्तेजना और तत्परता बनी रहती थी। नए नए विचार उमड़ते रहते थे। यह शहर हमेशा अति धनवान व्यापारियों से भरा रहता था। साथ ही बड़ी संख्या में कलावंत भी आते जाते रहते थे। यही कारण था कि उस समय फ्लोरेंस एक अति प्रगतिशील शहर माना जाता था। परिवर्तन के इस दौर में हर आदमी काम में लगा होता था। हर आदमी तरह तरह के विषयों के बारे में सोचता रहता था। हर आदमी विभिन्न विषयों के बारे में जानने का प्रयास करता रहता था और हर परिवर्तन जनता में चर्चा का विषय बन जाता था। उस काल में हर व्यक्ति शिक्षित व जिज्ञासु बनने का प्रयास करता था। लोगों में संवेदनशीलता बढ़ती जा रही थी। जो लोग प्रतिभावान थे वे प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यता के ज्ञान का विश्लेषण कर रहे थे। मध्य युग के लोगों के बारे में मानना था कि उस काल के लोग अज्ञानी थे, मगर अब मान्यता बदल रही थी। अब नए विद्वान प्राचीन विद्वानों के जीवन के संबंध में, राजनीति के संबंध में, कानून एवं अनेक विचारों का अध्ययन कर रहे थे। वर्तमान कलाकार प्राचीन नाटकों, काव्यों, मूर्ति कला, स्थापना कला आदि का अध्ययन कर रहे थे और उनके आधार पर अपनी कला का विकास कर रहे थे। अब कला का दृष्टिकोण भी बदल गया था। कलाकारों को जीवन के दुख व उदासियां उतना प्रभावित नहीं करते थे। अब वे जीवन में सौंदर्य अधिक देखते थे। उन्हें मानव के रंग रंग में सौंदर्य दिखाई देता था। पूरा वातावरण इतना जिज्ञासु हो चुका था कि जीवन का हर पहलू उसमें शामिल हो गया था। विज्ञान, इतिहास, प्रकृति, कला आदि सभी लोग नाक की त्रिआयामी तस्वीर बनाने का भी प्रयास कर रहे थे और गंजेपन का इलाज ढूंढने का भी। शरीर गर्म कैसे रहता है, इसमें रक्त की क्या भूमिका है, ये प्रश्न भी लोगों को परेशान करने लगा था। अनेक साहसी लोग दुनिया का ओर छोर नाप रहे थे। उस समय यूरोप के लोगों के मन में भारत के बारे में अनेक जिज्ञासाएं थीं। उस समय भी भारत सोने की चिड़िया माना जाता था। हालांकि तब तक वो गुलाम हो चुका था। भारत की समृद्धि की झलक पाने के लिए यूरोप लालायित था। क्रिस्टोफर कोलंबस और फिर वास्को डी गामा भारत की ओर रवाना हुए। फर्डिनेंड मैगलिन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि दुनिया गोल है। इन नाविकों ने अपनी यात्रा के दौरान तरह तरह के लोग देखे, उनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि सब देखा। उस काल में समुद्री मार्ग से व्यापार बहुत बढ़ गया था। शहरों में रहने वाला व्यापारी वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा था। उसके पास अनाप शनाप धन था और वो इस धन का उपयोग विलासिता की वस्तुओं को खरीदने, अनावश्यक उपभोग करने में कर रहा था। दूर दूर से नायाब चीजें जैसे उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र आदि आती थीं और भारी कीमत पर हाथों हाथ बिक जाती थीं। धनी लोग कला, वास्तुकला एवं मूर्ति कला पर अंधाधुंध खर्च कर रहे थे। उन्हें असाधारण रूप से धनी होने पर किसी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। इन्हीं सब घटनाओं के बीच एक महान घटना और घटी। जर्मनी में जोहान गुटेनबर्ग ने छपाई के लिए प्रेस का आविष्कार कर डाला। इससे पहले पुस्तकों की कुछ प्रतियां ही तैयार हो पाती थीं, जबकि अब हजारों प्रतियां छपने लगी। 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप में 1000 छापेखाने धड़ाधड़ छपाई कर रहे थे। पुनर्जागरण कला की विशेषताएं।
पुनर्जागरण कला की अनेक विशेषताएं रहीं जो उसे पिछले काल से अलग करती थी। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मानववाद इस काल का यह सीखने का नया तरीका था। इससे पहले महान विचार या अध्ययन दैवी माने जाते थे और उन्हें चुनौती देना या काटना संभव नहीं था। इस काल में अध्ययन के बाद जो कुछ भी उभर कर आता था उसे तर्क की कसौटी पर कसा जाता था। उसकी प्रायोगिक सत्यता की भी जांच की जाती थी। अब लोग ये मानने लगे थे कि मनुष्य की प्रतिभा का कोई और छोर नहीं है, इसके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। यही नहीं, प्राचीन ग्रंथों को नई दृष्टि से देखा और परखा जाने लगा था। कला, इस दृष्टि का कला पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा था। अब कलाकार अपनी कला में वास्तविकता लाना चाहते थे। वे प्रकाश व छाया के प्रभाव को दर्शाते थे। वास्तविकता लाने के लिए कलाकार चीर फाड़ भी किया करते थे। वास्तुकला में गणित का प्रयोग बहुतायत से होने लगा था। निर्माण कार्य में तरह तरह के यंत्रों का उपयोग होने लगा था। विज्ञान के क्षेत्र में तो क्रांति आ चुकी थी। ब्रह्मांड को नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। अब लोग हर प्राकृतिक घटना का वास्तविक कारण ढूंढने लगे थे। गणित का उपयोग बहुतायत से होने लगा था। नई खोजें चर्च को विडंबना में डाल रही थीं। पहले लोग चर्च से भय खाते थे, पर अब विज्ञान का दायरा चहुओर बढ़ रहा था। यथा खगोल शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र आदि। धर्म, नई दृष्टि में मानववाद प्रमुख होता जा रहा था, जो कि धर्मनिरपेक्ष था। इस कारण समाज में चर्च व चर्च विरोधियों के बीच तनाव बढ़ रहा था और चर्च की पकड़ कमजोर होती जा रही थी। आम जन उपर्युक्त परिवर्तनों को समझ रहे थे और स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। समय के साथ इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्मा पुनर्जागरण धीरे धीरे यूरोप में फैलता जा रहा था। फ्रांस के राजा फ्रांकोयस ने जब इटली पर आक्रमण किया तो वो इटली से कला व कलाकार दोनों लेकर स्वदेश लौटा। लियोनार्डो दा विंची भी उनके साथ ही था। उसने फ्रांस में अनेक महल व इमारतें तैयार करवाई। इसी तरह अनेक लेखक, पेंटर, संगीतकार यूरोप के विभिन्न भागों में गए और उन्होंने नई दृष्टि से लोगों को अवगत कराया। छपाई की व्यवस्था के कारण नए ज्ञान को फैलाने में विलंब नहीं हुआ। धीरे धीरे ये पुनर्जागरण यूरोप के दूसरे कोनों जैसे जर्मनी, हॉलैंड आदि तक पहुंचा और 16वीं सदी में ये इंग्लैंड तक पहुंच गया, जहां विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेयर जैसे लेखकों ने नए विचारों को बुलंदियों पर पहुंचाया। नए परिवर्तनों का संगीत पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। नए परिवर्तनों ने व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डाला। श्रेष्ठ व प्रसिद्ध कलाकार अपनी कलाकृतियों का स्तर बनाए रखना चाहते थे और चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में कला का स्तर गिरे नहीं। इसके लिए गिल्ड व्यवस्था को मजबूत किया गया था। अब किसी भी कलाकार के लिए कलाकृति बनाना और बेचना तभी संभव था जब वो पहले गिल्ड का सदस्य बने। हर कलाकृति पर गिल्ड की स्पष्ट मोहर लगाना अनिवार्य था, जो कि गुणवत्ता की परिचायक होती थी। अब धनी मानी लोग कला पर बेतहाशा धन खर्च करने लगे थे। वे कलाकार को मोटी रकम देकर काम करवाते थे। उस काम को कमीशन्ड काम कहा जाता था। इसका अर्थ होता था धन के बदले किया गया काम। पुनर्जागरण काल के पहले दौर में कलाकारों का दर्जा कुशल कारीगरों जैसे मोची, प्लम्बर, बढ़ई जैसा ही होता था। कलाकारों को जो जो ज्यादा पैसे मिलने लगा वे अमीर होते गए और उनका रुतबा बढ़ता गया। अक्सर कई कलाकार मिलकर एक रचना तैयार करते थे। वे अपनी रचना पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। कई बार वो चित्र मुख्य कलाकार जैसे माइकल एंजेलो तैयार करता था और रंग भरने का काम उसके सहायक कर देते थे। धीरे धीरे पुनर्जागरण काल के कलाकारों लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल आदि की प्रसिद्धि बेतहाशा बढ़ गई और उन्हें जानी मानी हस्तियों में गिना जाने लगा। पुनर्जागरण काल का मूल्यांकन, अनेक लोग उस काल का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ का यह मानना था कि यह पूंजीवाद व्यवस्था का आरंभ था और जिन लोगों के पास धन बढ़ रहा था वे इसे कला, साहित्य आदि में लगा रहे थे। अनेक साहित्यकारों को उस युग में बुराइयां अधिक दिखाई देती थी। उसका एक कारण था कि उस जमाने में धर्म के ठेकेदारों का अन्य के साथ जोरदार संघर्ष हुआ। उनका यह मानना था कि कलाकारों की दृष्टि में परिवर्तन इन संघर्षों के कारण अधिक हुआ है। जैसे इस युग में लैटिन भाषा का पतन हुआ, इसी युग में मध्य युग की परंपराओं व विरासतों को उखाड़ने का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें लैटिन भी उखड़ती चली गई। इस युग में आर्थिक मंदी भी आई थी। अनेक विद्वानों ने इसे प्रारंभिक आधुनिक युग का नाम दिया। नामकरण, जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति पहले ही शुरू हो गई थी और लोगों को उसकी समझ बहुत बाद में आई और तब जाकर उसका नाम औद्योगिक क्रांति रखा गया, उसी प्रकार पुनर्जागरण पहले घटा और उसके प्रभाव बाद में देखे गए। फ्रांस के एक इतिहासकार जूल्स मिचलेट ने सन 1855 में लिखी अपनी रचना हिस्ट्री द फ्रांस में इस शब्द रेनेसां का पहल उल्लेख किया। उनके अनुसार कोलंबस और कोपरनिकस से गैलीलियो का काल, जो कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध से 17वीं सदी के मध्य तक का काल है, इसके अंतर्गत आता है। 19वीं सदी के अन्य इतिहासकारों व साहित्यकारों ने धीरे धीरे इसे एक विशिष्ट युग मान लिया। जन्म 15 अप्रैल 1492 को शनिवार का दिन था और रात के 10:30 बजे थे।
इटली के एक भाग टस्कनी में पहाड़ी के ऊपर एक गांव विंची में एक अविवाहित गरीब लड़की जो नौकरानी का कार्य करती थी, एक बालक को जन्म दिया। कैटरीना नाम की ये 16 वर्षीय लड़की एक धनाढ्य व्यक्ति सर पियरो द विंची से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु उस समय उस समाज में एक कुप्रथा फैली हुई थी कि जो लड़की या उसका परिवार दहेज की रकम की व्यवस्था नहीं कर पाता था, उसे अविवाहित ही रहना पड़ता था और इस कारण कैटरीना को भी कुंवारी मां बनना पड़ा। पिता सर पियरो द विंची उच्च वर्ग का था। द विंची उसका पारिवारिक नाम नहीं था, यह उसके पैतृक गांव विंची के नाम पर था। विंची गांव इटली के बड़े व खूबसूरत शहर फ्लोरेंस के पास था। उस समय इस शहर से विंची तक खच्चर पर सवारी करके जाया जाता था। बालक के जन्म के समय पियरो को सर की उपाधि मिल चुकी थी, जो एक नोटरी या मजिस्ट्रेट के समकक्ष थी। पियरो द विंची एक दीवानी वकील के रूप में कार्य करता था। उसकी 4 पत्नियां थीं। लियोनार्डो के जन्म के 1 साल के अंदर ही सर पियरो ने एक अन्य 16 वर्षीय लड़की अल्बेरा से विवाह कर लिया था। उधर बालक लियो को उसके वास्तविक पिता पियरो के पास छोड़कर निराश गरीब कैटरीना ने एक गरीब युवक से विवाह कर लिया। इस प्रकार शिशु लियो के पास एक वास्तविक पिता, एक सौतेली माँ, एक वास्तविक माँ व एक सौतेला पिता था, पर किसी के भी पास उसके लिए समय नहीं था। शीघ्र ही सर पियरो व उसकी नवविवाहित पत्नी व्यवसाय के सिलसिले में फ्लोरेंस चले गए और बालक लियो अपने बूढ़े दादा दादी के पास विंची गांव में ही पलने बढ़ने लगा। कभी कभार लियो अपनी माता कैटरीना के पास भी जाता था, जहां उसे माँ का भरपूर प्यार मिलता था, पर सौतेले पिता के कारण उसे असहजता का अनुभव होता था। प्यार उसे अपने पिता के घर में भी मिलता था, क्योंकि वो अवैध ही सही पर सर पियरो की पहली संतान था। लियो को अपने चाचा का दीर्घकालीन व उपयोगी साथ मिला। चाचा फ्रांसिको अपने परिवार की जायदाद, बगीचों, खेती आदि की देखभाल करता था। बालक लियो अपने चाचा के साथ आसपास घूमने जाता था। विंची गांव के पास ही आर्नो नदी बहती थी। आसपास पहाड़ी इलाकों में प्रकृति की अनुपम सुंदरता पसरी पड़ी थी। सुंदर झरने, ताल व मोहक बगीचों की खूबसूरती ने बालक लियो के बाल मन पर अद्भुत छाप छोड़ी थी। बालक लियो अद्भुत जिज्ञासु भी था। वो अपने चाचा से तरह तरह के प्रश्न किया करता था। उसके प्रश्न प्रकृति से संबंधित होते थे और वो सभी पक्षी पशुओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था। ऊपर से गिरते झरने, ठंडी हवा उत्पन्न करने वाला बादल, उड़ती चिड़िया, चमकते रेंगते कीड़े उसके मस्तिष्क में तरह तरह के प्रश्न खड़े कर देते थे, जिन्हें वो एक एक करके अपने चाचा के सामने रखता था। पर चाचा फ्रांसिको के पास इतने उत्तर नहीं थे। तत्कालीन यूरोपीय समाज सदियों पुरानी मान्यताओं से बंधा हुआ था। अक्सर चाचा का उत्तर होता था कि ये सब ऐसा इसलिए है कि ईश्वर ने इसे ऐसा ही बनाया है। पर बालक लियोनार्डो ऐसे उत्तर पाकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता था। विंची को अपने चाचा वैसे तो बहुत अच्छे लगते थे, पर प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर ना दे पाने के कारण बुद्धू से लगते थे। अब वो अकेला ही इधर उधर घूमने लगा और प्राकृतिक दृश्यों की तस्वीरें बनाने लगा। वो पेड़ों, चट्टानों, प्राणियों की सुंदर तस्वीरें बनाता। प्रारंभिक दौर की एक तस्वीर जिसमें तालाब में 2 बत्तखें तैर रही हैं, विंची गांव के आसपास की ही है। समय के साथ लियोनार्डो की चित्रांकन कला उत्कृष्ट व परिपक्व होती चली गई। जिस प्रकार छायाकार के गले में हमेशा कैमरा लटका रहता है, उसी प्रकार लियोनार्डो के हाथ में पेंसिल व स्केच पैड होता था। जो भी चीज उसकी आंखों पे आ जाती थी, उसे वो अपने स्केच पैड पर उतार देता था। अपनी नोटबुकों का महत्व वो समझता था, क्योंकि उसमें न सिर्फ उसके स्केच होते थे, वरन तरह तरह के विचार, प्रश्न, अवलोकन आदि भी दर्ज होते थे। वो जो भी सोचता था, देखता, सामान्य स्थिति व सपनों दोनों में उसे दर्ज करता चला जाता था। उसके प्रश्न इस प्रकार होते थे, जैसे रेत के ढेर की ऊंचाई से उसकी चौड़ाई दुगनी क्यों होती है? मृत शरीर पानी में क्यों तैरता है? चिड़ियां किस प्रकार उड़ान भरती हैं? यदि मुझे उड़ने वाली मशीन बनानी हो तो कैसे बनाऊं? बालक लियोनार्डो के मन में विचार तेजी से उठते थे और उसके हाथ उन कल्पनाओं या दृश्यों को उतनी तेजी से दर्ज नहीं कर पाते थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए उसने चित्रांकन का नया तरीका इजाद किया। ये था विभिन्न अवयवों के लिए संकेत विकसित करना और फिर उनका प्रयोग करते हुए जल्दी से स्केच तैयार करना। जैसे यदि मनुष्य का चित्र बनाना हो तो सिर के लिए 0 का प्रयोग करें, पैरों बाहों के लिए सीधी रेखा या वक्र रेखा का प्रयोग करें। इस तरह एक कच्चा रेखा चित्र तैयार हो जाएगा। घर जाकर इसे देखकर पूरा चित्र ढंग से तैयार किया जा सकता है। लियोनार्डो ने अपनी कला को अधिकतम सशक्त बनाने के लिए और प्रयोग किए। उसके गत्ते के विभिन्न आकारों वाली कुछ टुकड़े तैयार किए और उन्हें ऊंचाई से फेंका। इसके बाद उसने तत्काल उनके गिरने की मुद्राओं का चित्र तैयार करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वो न सिर्फ अपनी चित्रकला में गति लाया, वरन उसने अपने हाथों व आंखों के बीच बहुत अच्छा समन्वय विकसित कर लिया। ज्यों-ज्यों लियोनार्डो की आयु बढ़ी, उसकी कलाओं में वृद्धि होती गई। टस्कन इलाके की प्राकृतिक वादियों में घूमते हुए उसने सजावट की कला भी सीख ली। विशेष बात यह थी कि उसकी सजावट की कला में आविष्कारी भाव भी था और उपयोगिता में वृद्धि की आकांक्षा भी।
एक बार एक स्थानीय किसान ने एक पेड़ काटा और उसके तने से एक चपटी डिस्क तैयार की। उसकी इच्छा थी कि इसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, पर वो इसे सजाना भी चाहता था ताकि ये सुंदर व आकर्षक लगे। वो इसे लेकर सर पियरो के पास गया और निवेदन किया कि फ्लोरेंस में किसी अच्छे पेंटर से इसकी सजावट करवा दे। सर पियरो ने किसान को उसकी संभावित कीमत बता दी और उस ढाल को अपने कलाकार बेटे को दे दिया। शायद वो अपने कलाकार बेटे की परीक्षा लेना चाहते थे। किसान द्वारा लाई गई ढाल टेढ़ी मेढ़ी थी। लियोनार्डो ने सर्वप्रथम उसे सीधा किया, फिर उसे पॉलिश किया और उस पर बेहतरीन वार्निश लगाई। इस काम में उसे बड़ा आनंद आया। उसके बाद उसने तय किया कि क्यों ना इस पर एक डरावनी तस्वीर बनाई जाए। इसके लिए उसने मरी हुई छिपकलियां, चमगादड़, सांप जैसे जीव एकत्रित किए। अब उसने इन भयानक व डरावने जीवों के कुछ अंग काटे और अपनी कल्पना को आधार बनाकर उन्हें जोड़कर एक नया काल्पनिक व विभत्स जीव तैयार कर दिया, जिसमें चमगादड़ के पंख थे और अन्य जीवों के हाथ, पैर, पूंछ आदि। इसके बाद उसने उसकी तस्वीर उस ढाल पर बनाई जो देखने वाले लोगों को बहुत डरावनी लग रही थी। जब उसने इसे अपने पिता को दिखाया तो वह भी इसको देखते ही डर गए। बालक लियो ने कहा कि ढाल तो ऐसी होनी चाहिए कि आक्रमण करने वाला डर ही जाए। व्यावसायिक बुद्धि वाले वकील सर पियरो ने फ्लोरेंस से एक दूसरी सस्ती ढाल मंगवाई और किसान को दे दी। किसान उसे लेकर खुश हो गया और उसका मूल्य चुका दिया। इसके बाद सर पियरो ने लियोनार्डो द्वारा बनाई गई ढाल को एक व्यापारी को बेचा और मोटी रकम प्राप्त की। व्यापारी ने उस ढाल को स्थानीय राजा को बेचा और उससे बड़ा मुनाफा कमाया। औपचारिक शिक्षा से वंचित। समय के साथ लियोनार्डो की कल्पना शक्ति बढ़ती चली गई। उसे हर चीज में अर्थ व सौंदर्य दिखाई देने लगा। चाहे वो दीवार में लगे दाग ही क्यों ना हो, वो उन्हें भी पर्वतों, वादियों के रूप में देखने, जोड़ने, तोड़ने लगा। वो पूरे पूरे दिन वादियों, जंगलों में घूमता रहता और वृक्षों के फलों को खाकर गुजारा करता था। वो प्रकृति को विज्ञान की नजर से देखता था और हर चीज में कारण खोजता था। उस काल में उस गांव में पढ़ाई का चलन बहुत कम था। फिर भी लियो को स्थानीय पादरी के पास भेजा गया, जिन्होंने उसे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने के अलावा अंक गणित भी सिखाया। पर लियोनार्डो अपनी आदतों से मजबूर था। उनके मन में प्रश्न उमड़ते रहते, जैसे ये अंगूर इसी आकार के क्यों होते हैं? ऊन सिर्फ भेड़ों के शरीर पे ही क्यों होती है? ये छोटे छोटे धीमे चलने वाले घोंगे इस तरह से क्यों चमकते हैं? बेचारा चकित पादरी इन सवालों से परेशान हो जाता और बार बार एक ही उत्तर दे पाता था कि हर चीज ऐसी इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने उसे इसी प्रकार बनाया है। खींचा हुआ लियोनार्डो मन ही मन सोचता कि इस पादरी से पढ़ने से क्या लाभ? ये उत्तर तो उसके चाचा ही दे देते थे। शिक्षक व छात्र दोनों जल्दी ही एक दूसरे से ऊब गए। बात पिता सर पियरो तक पहुंची। दूरदर्शी सर पियरो ने भांप लिया कि उसका अद्भुत कुशाग्र बुद्धि पुत्र ना तो इस प्रकार की शिक्षा के लायक है और ना ही इस गांव में रहने लायक। अतः किशोर अवस्था में ही लियोनार्डो अपने पिता के साथ फ्लोरेंस चला गया। खच्चर की सवारी करके फ्लोरेंस पहुंचने में उसे पूरा एक दिन लग गया। यह यात्रा काफी पीड़ादायक थी, पर फ्लोरेंस पहुंचकर लियोनार्डो का मन प्रसन्न हो गया। हालांकि वहां मच्छर बहुत थे जो बुरी तरह काटते थे, पर शहर की चकाचौंध ने उसे चकित कर दिया। वो लोगों की सुंदर पोशाकें देखकर भी प्रभावित हुआ और उनके घोड़ों से भी, जो सुंदर डील डॉल के थे और तेज दौड़ते थे। उसने यहाँ के शिक्षित व प्रतिभावान, सृजनात्मक प्रकृति वाले लोगों को देखा जो इस सुंदर शहर में बड़ी संख्या में थे। उनमें से अनेक विदेशी थे जो वहां पर व्यापार करते थे, पर उनमें से ज्यादातर बहुत ऊंचे कला प्रेमी थे। उसने अनेक कुलीन लोगों को देखा। उसने उस परिवार को भी देखा जहां पर उसके पिता काम किया करते थे। उन धनवान लोगों की जीवन शैली देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। अब उसके पिता ने यह सोचा कि इस होनहार बेटे को क्या बनाया जाए। वे उसका जीवन उपयोगी बनाने की सोच रहे थे ताकि वो खूब धन कमाए। पर पिता के समक्ष समस्याएं भी कम नहीं थी। तत्कालीन समाज के कानूनों के अनुसार अविवाहित माता पिता की संतानों को उच्च पेशा अपनाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे लोग ना तो सॉलिसिटर बन सकते थे, ना ही डॉक्टर, ना बैंकर। अतः लियोनार्डो को भी लगा कि ऐसे में विश्वविद्यालय जाकर लैटिन, ज्यामिति, कानून जैसे जटिल विषय पढ़ने से क्या लाभ होगा। उस समय फ्लोरेंस में आंद्रे डेल विरोचियो नामक जाने माने कलाकार का एक प्रसिद्ध स्टूडियो था। विरोचियो के इस स्टूडियो में समाज के अन्य छोटे बड़े वर्गों के युवा प्रशिक्षण पा रहे थे। किशोर लियोनार्डो अब इन्हीं के साथ निसंकोच रहने लगा और यहीं पर नवीन कला की साधना में जुट गया। अद्भुत प्रशिक्षक से प्रशिक्षण। आंद्रे डेल विरोचियो का जन्म सन 1435 में हुआ था। उसका निजी जीवन अनेक उतार चढ़ाव से भरा था। जब वो किशोर था तो अपने एक मित्र के साथ निर्जन वन में घूमने निकल गया। तभी किसी का फेंका पत्थर उसके मित्र के सर से आकर लगा और इलाज के अभाव में तथा काफी रक्त बह जाने के कारण उस मित्र ने अपना दम तोड़ दिया। दुर्भाग्यवश लोगों का संदेह विरोचियो पर गया कि उसने अपने साथी को मार डाला। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया, पर शीघ्र ही
वो अदालत को यह विश्वास दिलाने में सफल हो गया कि उसके मित्र की मृत्यु एक दुर्घटनावश हुई थी। वो जेल से छूट गया, पर इस घटना का किशोर विरोचियो के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में एक काल में उसने एक पौराणिक चरित्र की मूर्ति के हाथ में पत्थर के स्थान पर तलवार पकड़ा था, क्योंकि पत्थर से होने वाली तड़पती हुई मौत को वो देख चुका था। हालांकि इस कलाकृति पर गहरा विवाद हुआ और लोगों ने विरोचियो को खूब खरी खोटी। बाद में जब विरोचियो बड़ा हुआ तो उसने एक प्रशिक्षु के रूप में एक स्वर्णकार के यहाँ काम किया। अद्भुत गुणों का धनी विरोचियो धीरे धीरे हर कला में पारंगत होता चला गया, जैसे मूल्यवान धातुओं पर नक्काशी करना, जेवरात डिजाइन करना, पिघली धातुओं को तरह तरह का रूप देना आदि। शीघ्र ही वो एक ख्याति प्राप्त मूर्तिकार और पेंटर बन गया। उसकी ख्याति अब और बढ़ गई थी। 23 वर्ष की आयु में उसे एक अति धनाढ्य व शक्तिशाली व्यक्ति की कब्र का पत्थर डिजाइन करने का काम मिला। इस काम ने उसे राजकीय मूर्तिकार का दर्जा दिला दिया। इसके बाद विरोचियो के पास काम की भरमार हो गई। उसका व्यवसाय तेजी से चल निकला। विरोचियो ने फ्लोरेंस में लैब स्ट्रीट पर अपना एक स्टूडियो शुरू किया, जहां अनगिनत कलाकार व प्रशिक्षु काम किया करते थे। वो वास्तव में कला का युग था। कलाकार लगातार कड़ी मेहनत करते थे। वे हर प्रकार के कला कार्य में पारंगत होने का प्रयास करते थे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करनी पड़ती। उनका ये प्रशिक्षण 10 वर्षों तक चलता रहता था। उस जमाने के कलाकार अपनी प्रवीणता का भरपूर उपयोग करते हुए ऐसी कलाकृतियां तैयार करते थे जो देखते ही मन मोह लेती थीं और टिकाऊ भी होती थी। उनमें विविधता भी होती थी, जैसे मूर्ति बनाना, तराशना, चित्र तैयार करना, वनस्पतियों का चित्र इस प्रकार तैयार करना ताकि उनका बारीकी से गहन अध्ययन हो सके। पेंटिंग के लिए रंग तैयार करना, इसके लिए प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्री को कूटा, पीसा व मिलाया जाता था। पेंटिंग के लिए पैनल आदि तैयार करना, कपड़े रंगना, सुखाना, मशीनरियों की तरह तरह से ड्राइंग तैयार करना। विरोचियो जैसे अनेक प्रसिद्ध कलाकार उस समय फ्लोरेंस में थे और अनेकों स्टूडियो शहर के प्रसिद्ध स्थानों पर थे। इन स्टूडियो में लियोनार्डो जैसे अनगिनत छात्र नक्शे तैयार करने, चित्र बनाने, रंगने, मूर्ति बनाने, स्वर्णकारी करने जैसे काम सीखते थे। प्रशिक्षण के पहले वर्ष में इन छात्रों को डिस्पोलोस कहा जाता था। ये लोग रंगरूट की तरह पुराने कलाकारों के सहायक के रूप में काम करते थे। उनके कार्यों में शामिल थे, जैसे सीखने वालों को अक्सर बाजार से आवश्यक सामान लाने के लिए दुकानों की ओर दौड़ा दिया जाता था। उन्हें चिपकाने वाले पदार्थ जैसे ग्लू, वार्निश आदि गर्म करने के लिए दिए जाते थे। पेंट करने वाला ब्रश साफ करने से लेकर फर्श पर झाड़ू लगाने तक के कार्य ये सीखने वाले किया करते थे। जब ये प्रशिक्षु कलाकार अपने वरिष्ठ के साथ रहते थे तब तक वो किया जा रहा काम देखते थे और सहायक के रूप में आदेश का पालन करते थे। बाद में खाली समय में वे सीखे गए काम को सुधारने के लिए लगातार अभ्यास करते थे। लियोनार्डो जब विरोचियो के स्टूडियो में आया तब उसका काम अपने चरम पर था। उसके स्टूडियो में हर प्रकार का काम होता था, जैसे फर्नीचर तैयार करना, मूर्तियां तैयार करना, पेंटिंग बनाना, पत्थर तराशना, नक्काशी करना, बैनर व कोटी आदि की डिजाइन तैयार करना, सोने चांदी का काम करना, सैन्य मशीनरी व कवच ढाल आदि तैयार करना, टेराकोट तैयार करना आदि। लियोनार्डो ने बतौर प्रशिक्षु न सिर्फ काम सीखा वरन तमाम शरारतें भी की। कई बार जब वो उनके वरिष्ठ कलाकार ने उन्हें दुकान से सामान लाने को कहा तो वो बिना ये पूछे कि क्या लाना है दुकान की ओर दौड़ गए। पीछे शिक्षक झांकता रह गया। इसी तरह चिपकाने वाले ग्लू व वार्निश गर्म करने के लिए कहा गया तो वो उसे आग पर रखकर गायब हो गए। कई बार वो अपने शिक्षक के कपड़ों से पेंट ब्रश पोंछ देते और ब्रश करने वाली कूची से फर्श साफ करने लगते। शिक्षक से पड़ने वाली डांट डपट से वो परेशान नहीं होता था और मौका पड़ने पर अपने शिक्षक व अन्य वरिष्ठ लोगों के कार्टून बनाने से भी नहीं चूकता था। प्रशिक्षण का 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात प्रशिक्षुओं को गार्जोनी कहा जाता था। अब उन्हें एक पूर्ण कलाकार बनाने की तकनीकों को विकसित करने व उनमें दक्षता हासिल करने के लिए तैयार किया जाता था। इसके लिए उस समय अनेक तकनीकें काफी लोकप्रिय थी। उस समय धार्मिक तस्वीरें जो कपड़े पर तैयार की जाती थीं अत्यंत लोकप्रिय थी। इसके लिए कपड़े का चयन, उसे उचित आकार व स्वरूप में मोड़ना आदि महत्वपूर्ण होता था। स्टूडियो में वरिष्ठ कलाकार इन कपड़ों पर पेंटिंग करते थे और प्रशिक्षु बाइबल आधारित उन तस्वीरों की प्रतिलिपियां तैयार करते थे। इसके लिए कपड़े को विशेष रूप से नीचे परत देकर तैयार किया जाता था ताकि वो अनावश्यक रूप से मुड़े तोड़े नहीं। इसी तरह चित्रकारी हेतु नई प्रकार की कला सामग्री तैयार की जाती थी। इनमें विभिन्न प्रकार के रंग, कैनवस तथा तरह तरह की कूचियां शामिल होती थी। प्रशिक्षु बड़ी मेहनत से इन्हें तैयार करते थे। विभिन्न रंगों को तैयार करने के लिए तरह तरह की सामग्री को एकत्रित करके मिलाकर कूटा पीसा जाता था। उसमें निर्जीव पदार्थ जैसे पत्थर, मिट्टी, कीमती पदार्थ, कीमती रत्न तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थ जैसे वनस्पतियां, जीवित पदार्थ जैसे कीड़े, घोंगे आदि होते थे, जिन्हें पीस पीस कर रंग तैयार किए जाते थे। इसी तरह विभिन्न प्रकार की कूचियां तैयार की जाती थीं। मुलायम बालों के लिए अनेक प्राणियों के बाल एकत्रित किए जाते थे। इसके बाद इन बालों को चिड़ियों के पंख की डंठल जो खोखली होती है उसमें लगाया जाता था।
इसके ऊपर लकड़ी का हैंडल लगा दिया जाता था। कड़ा ब्रश बनाने के लिए सुअर के बालों का प्रयोग किया जाता था। इस ब्रश को मुलायम बनाने के लिए इनसे दीवारों पर सफेदी भी की जाती थी। इसी तरह कलाकार जब जब लकड़ी के पैनल पर तस्वीर बनाते थे तो पहले उस पैनल को पानी में उबाला जाता था। इससे उस पैनल के बाद में फटने का खतरा नहीं रहता था। इसके बाद उन पर जानवरों की चमड़ी से निकलने वाले एक चिपचिपे पदार्थ की परत चढ़ाई जाती थी। अंत में पूरी सतह को समतल व चिकना बनाने के लिए पानी व चौक का मिश्रण, जिसे उस समय गोसो कहा जाता था, उसको पोता जाता था। धीरे धीरे जब प्रशिक्षु परंपरागत होते जाते थे तो उन्हें और जिम्मेदारियां दी जाती थीं। उन्हें महत्वपूर्ण कार्य जैसे इमारतों, पेड़ों आदि पर तस्वीरें बनाने का काम दिया जाता था। वे किसी तैयार पेंटिंग को पृष्ठभूमि में रखकर तस्वीरें तैयार करते थे। ऐसा वो तभी करते थे जब उस समय की पेंटिंग के दोनों तरीकों से परिचित होते थे। ये तरीके थे अंडा टेम्परा पेंटिंग। इस प्रकार की पेंटिंग के अंतर्गत रंगों को पानी व अंडे की जर्दी के साथ मिलाया जाता था। ये टेम्परा पेंट बहुत जल्दी सूख जाता था और यदि कलाकार गलती कर जाता तो इसके ऊपर पेंट करना पड़ता था। दूसरा, ऑयल या तौलिया पेंटिंग। 15वीं सदी से अनेकों छोटे छोटे देशों में कलाकारों ने तौलिया पेंटिंग प्रारंभ कर दी थी और ये कला इटली तक जा पहुंची, जिसने टेम्परा पेंटिंग की जगह लेना प्रारंभ कर दिया। इसके अंतर्गत रंगों को तेल में मिलाया जाता था। लिनसीड जैसे तेल में मिलाने से उत्कृष्ट रंग उभरते थे। ये पेंट धीरे धीरे सूखता था और यदि कलाकार के द्वारा चित्रांकन में गलती हो भी जाती तो वो उसे ठीक कर लेते थे। इस प्रकार वो युग कला के बदलाव का युग था, जिसमें होनहार प्रशिक्षु जल्द ही पारंगत हो जाते थे। वे अपने काम के लिए नए नए तरीके स्वयं ही विकसित कर लेते थे। ऐसा तो आज भी होता है। लियोनार्डो भी समय के साथ चित्रकला में पारंगत होता चला गया। त्रिआयामी तस्वीरें। पुनरुद्धार युग से पूर्व कलाकार द्विआयामी तस्वीरें ही बनाया करते थे और तीसरे आयाम के बारे में उनके लिए सोचना कठिन था। मध्य युग की पेंटिंग हालांकि अति सुंदर होती थी, पर वे ऐसी लगती थी मानो गत्ते के टुकड़ों पर बनी हो या फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार चिपका दिया गया हो। वे तीसरे आयाम जैसी गहराई को नहीं दर्शा पाती थीं और इस कारण युद्ध के दृश्य बड़े नीरस लगते थे। इसके अलावा 15वीं सदी से पूर्व के कलाकार बड़े निष्पक्ष भाव से चित्र आदि बनाते थे। उनके चित्रों से ये नहीं पता चलता था कि चित्र में दर्शाया गया व्यक्ति समाज में क्या स्थान रखता है। वो राजा, किसान, भिखारी सभी को एक जैसा ही चित्रित कर देता था। पुनरुद्धार के युग में कलाकारों, वास्तुविदों व अन्य प्रतिभावान लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ। इसी के साथ कला, गणित, विज्ञान आदि विषयों का भी संगम हुआ। इसके साथ ही कलाकारों की दृष्टि व्यापक होती चली गई और उनके काम में गहराई आने लगी। अब वो मात्र चित्र ही नहीं, वरन बीच की खाली जगह में दूरियां, ठोसपन, चटपटापन आदि भी कुशलता से दर्शाने लगे। इस युग की कला में जो नई चीज सामने आई वो थी प्रकाश व छाया के प्रभावों का अंकन। उदाहरण के लिए यदि किसी फुटबॉल का चित्र बनाना हो तो उसमें प्रकाश का स्रोत स्पष्ट होता है। इस स्रोत के अनुरूप गोले का भाग तथा भूमि का तल छाया में होता है। इस प्रकार का चित्र काफी वास्तविक लगता है। इसी तरह चित्र विभिन्न कोणों से बनाए जाने लगे। इन कोणों के अनुसार लंबाई में परिवर्तन दिखने लगे। विभिन्न दीवारों, सड़कों, नदियों की तस्वीरें इस प्रकार बनने लगी ताकि मस्तिष्क में उनका दूसरा बिंब ना दिखाई दे और दूरी का स्पष्ट एहसास हो। 15वीं सदी के तीसरे दशक में मसासियो नामक कलाकार ने ट्रिनिटी शीर्षक से एक कलाकृति तैयार की, जिसमें सूली पर जीसस ईश्वर व पवित्र आत्मा के साथ दर्शाए गए। इस तस्वीर में गजब की जीवंतता थी। आज के युग में ये बातें अति सामान्य लगती हैं, पर 15वीं सदी में इन कलाकृतियों को देखकर लोग उसी प्रकार आनंद लेते थे जिस प्रकार 20वीं सदी में लोग स्टीरियोफोनिक गानों की गहराई का आनंद लेते थे। इन नई नई तकनीकों से लियोनार्डो इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका उल्लेख अपने एक निबंध में किया है। दुर्भाग्यवश उसके अन्य निबंधों की ही तरह यह निबंध भी आजकल उपलब्ध नहीं है। लियोनार्डो ने न केवल उस कला को सीखा, वरन उसे चुनौती की तरह लिया और उसमें इस प्रकार सुधार के प्रयास किए ताकि चित्र अधिक से अधिक वास्तविक व जीवंत लगे। विरोचियों के यहाँ रहते हुए उसने त्रिआयामी चित्र न सिर्फ स्वयं बनाए, वरन अपने साथ के अन्य युवाओं को भी ऐसे चित्र बनाने के लिए प्रेरित किया। एक अन्य विशेष बात यह थी कि वो अपने चित्रों में शुद्धता पर अत्यधिक जोर देता था। साथ ही जिस किसी विषय पर वो चित्र बनाता था उसे अधिकाधिक जीवंत बनाने का प्रयास करता था। वो आवश्यक पहलुओं को विस्तार व त्रिआयामी रूप से दर्शाने का प्रयास करता था तथा हमेशा यह प्रयास करता था कि चित्रांकन व पेंटिंग का कार्य आसान होता चला जाए। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने एक छोटा सा कला सहायक उपकरण भी बनाया, जिसे वो अक्सर अपने चित्र में दर्शाए गए पात्रों के आकार, प्रकार व उनके बीच के अनुपात को जांचने के लिए उपयोग करता था। इस उपकरण को लियोनार्डो ने ट्रेनिस वर्क नाम दिया था, पर अब उसे लोग पर्सपेक्टोग्राफ कहते हैं। यह एक साधारण सा उपकरण था जिसमें दिशा निर्देश का जाल बना था जो सूती धागे के बने थे। लियोनार्डो उन्हें ऊर्ध्वाधर रूप से रखता था और उनकी स्थिति को लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी से देखता था।
इस ग्रिड अर्थात जाली के जरिए देखने से व्यक्ति की अपनी बनाई जाने वाली भावी तस्वीर या पेंटिंग बराबर आकार वाले वर्ग में बटी हुई दिखाई देती थी। अब यदि कलाकार एक ड्राइंग पेपर लेकर हर वर्ग को तैयार करे तो वैसे तमाम वर्ग तैयार हो जाएंगे। अब वो इन वर्गों पर अपने चित्र बना सकता है और उसके लिए उसे किसी सहायक उपकरण की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चित्र तैयार करने के पश्चात उपर्युक्त उपकरण की सहायता से चित्र की शुद्धता को नापा जा सकता है। लियोनार्डो चित्र बनाने के लिए पहले भावी चित्र को अपने मन में अंकित कर लेता था। इसके लिए उसने एक अद्भुत तरीका विकसित किया था। वो चित्र के एक पहलू को निहारता और तब तक निहारता रहता जब तक वो वस्तु उसके मस्तिष्क में बैठ नहीं जाती थी। इसके बाद वो दूसरे और फिर उस तरह तीसरे पहलू पर जाता था। अंततः पूरी तस्वीर का खाका उसके मस्तिष्क में उतर आता था। उस काल में लियोनार्डो जैसे अनेक प्रतिभावान कलाकार संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने काफी कुछ कर दिखाया भी, पर वो लियोनार्डो की भांति ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए। उनमें से एक था सांड्रो बेटिसेली, जो लियोनार्डो से आयु में लगभग 7 वर्ष बड़ा था। वो भी इसी काल में फिलिप्पो लिपि के स्टूडियो में लियोनार्डो की ही भांति प्रशिक्षण ले रहा था। लियोनार्डो व बेटिसेली में अच्छी मित्रता हो गई थी। बेटिसेली एक मजाकिया इंसान था और समय समय पर चुटकुले छोड़ा करता था। बेटिसेली ने अपने समकालीन युवा कलाकारों की भांति अनेक गर्म तस्वीरें भी बनाई। मेडिची परिवार के लिए बनाई गई उसकी एक तस्वीर वीनस का जन्म अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसमें रोम की प्रेम की देवी वीनस को एक विशाल सीपी में से निकलते हुए दिखाया गया है। उपर्युक्त तस्वीर को देखकर लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ के अनुसार विशाल सीपी एक राक्षस था जो वीनस देवी को खा गया था। बाद में बेटिसेली ने अनेक तस्वीरें बनाई और वो सब धार्मिक थी। उसने रोम में सिस्टीन चैपल की सजावट के लिए भी काम किया, पर उसे केवल दीवारों की सजावट की ही अनुमति दी गई थी। छत की सजावट का काम माइकल एंजेलो नामक लोकप्रिय कलाकार को दिया गया था, पर इसका मुख्य कारण यह था कि माइकल एंजेलो की बाहें बेटिसेली से लंबी थी। बेटिसेली का अपना युग तब आया जब सवोनारोला फ्लोरेंस का शासक बना। वो अन्य प्रकार की सजावट व मनोरंजक कलाओं का विरोधी था और लोगों को ईश्वर का डर दिखाकर उन कलाओं के अभ्यास, प्रयोग आदि से रोकता था। इस काल में बेटिसेली ने तमाम धार्मिक तस्वीरें बनाई। ये तस्वीरें अत्यंत धार्मिक थी, पर लियोनार्डो ने किसी एक दिशा या तकनीक तक सीमित नहीं रहने का निश्चय किया। वो लगातार अपनी साधना में रत रहा और उसने हर प्रकार की कला को आजमाया।